SC ST कैंडिडेट्स नॉट अवेलेबल, और जब अवेलेबल होने लगे तो नॉट फाउंड सुटेबल। ये SC ST OBC के अभ्यर्थियों की बिल्कुल हत्या करना चाहते हैं। ये अगर ये विश्वविद्यालय में आ जाएगी तो सरस्वती अपवित्र हो जाएगी, अयोग्य है, ये लोग पढ़ा नहीं सकते। दूसरे सामान्य वर्ग के UR की पोस्ट भरी गई, EWS की भरी गई, PWD की भरी गई। जब बारी आती है SC ST OBC की तो उनको कह दिया जाता है ये NFS है, नॉट फाउंड सुटेबल। तो क्या सुटेबिलिटी का क्या पैमाना है? क्या उसका सुटेबिलिटी का पैमाना ये है कि उसके सामने जो है वो SC ST OBC लिखा हुआ है, क्या वो योग्य नहीं है? क्योंकि ऑब्जर्वर जो बुलाए जाते हैं या बिठाए जाते हैं वो पार्टी विशेष के हैं, उनको ये कह दिया जाता है कि आप यहाँ साइन कर दीजिए, वो वहीं पर साइन कर देता है, क्योंकि उसको लंबे समय तक जाना है। प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस में 10% ऐसे लोगों को दिया जा रहा है जो पार्टी विशेष में काम करने वाले हैं। जैसे पूजा को बनाया और सारे एक ही विचारधारा के बनाए जा रहे हैं, एक ही उसके लोगों मतलब एक ही जाति के लोग बनाए जा रहे हैं। नेशनल दस्तक आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। इस समय NFS का मुद्दा जो है वो काफी ज्यादा गरमाया और किस तरीके से ओबीसी तबके को लगातार जो है सरकारी नौकरियों में पछाड़ा जा रहा है, ये कह करके ये अयोग्य है। इससे पूरे मामले पर विस्तार से बात करने के लिए मैं सबसे पहले तो आप अपना परिचय बताएं। मैं डॉक्टर हंसराज सुमन दिल्ली विश्वविद्यालय के श्री अरविंदो महाविद्यालय में पढ़ाता हूँ और दिल्ली विश्वविद्यालय की जो सर्वोच्च समिति है एकेडमिक काउंसिल, उसका 2 बार मेंबर रहा हूँ। क्या कहना चाहेंगे, ये जो NFS का मुद्दा है ये क्या वाकई जो है सरकार या फिर उसके अधिकारी जिस तरीके से इसको लेकर के ये कह देते हैं कि अयोग्य हैं और फिर कुछ कैंडिडेट को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, ये पूरी जो चीज, ये जो स्थिति पैदा हुई है, इस पर आपकी राय? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बता ही देता हूँ, कम से कम नेशनल दस्तक ने पहल की है NFS के मुद्दे को उठाने की। अदरवाइज तो बहुत सारे चैनल जो है SC ST के नाम पर राजनीति तो कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम SC ST के मुद्दे, लेकिन कम से कम आपने इस मुद्दे को उठाया। मैं इसके इतिहास में जाना चाहता हूँ कि NFS वास्तव में है क्या और ये SC ST के लोगों पर या OBC के लोगों पर ही क्यों लागू किया जाता है। देखिए, जिस समय मंडल कमीशन आया और मंडल कमीशन से पहले SC ST का आरक्षण था, लेकिन पूरे भारतवर्ष के विश्वविद्यालयों में, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में आरक्षण बिल्कुल नहीं था। 1991 में अफर्मेटिव एक्शन आया कि 5 यदि पोस्टें आएंगी तो एक SC को दे दी जाएगी, SC या ST को दे दी जाएंगी। उसके बाद में पूरी तरह से आरक्षण केंद्रीय विश्वविद्यालयों में और पूरे भारतवर्ष के अंदर 1997 में लागू हुआ और OBC के लिए 2007 में। जब 1997 में SC ST के लिए आरक्षण लागू हुआ, बहुत सारे पद कॉलेजों ने और विश्वविद्यालयों ने निकाले। जब उन्होंने पद निकालने के बाद SC ST OBC के लोगों ने अप्लाई किया और अप्लाई करने के बाद किसी भी पोस्ट के लिए हम जब अप्लाई करते हैं तो स्क्रीनिंग होती है, स्क्रूटनी होती है, उसके बाद साक्षात्कार में बुलाया जाता है। पहले ये लोग कहने लगे SC ST कैंडिडेट्स नॉट अवेलेबल, और जब अवेलेबल होने लगे तो नॉट फाउंड सुटेबल। आप ये देखिए कि SC ST कैंडिडेट जब उसने अप्लाई किया UGC के नियम के अनुसार 55%, 50% नेट JRF और MPhil और PhD होने के बावजूद, उसके बावजूद जब वो कमेटी में जाता है, सिलेक्शन कमेटी में जाता है, और सिलेक्शन कमेटी में 2 एक्सपर्ट होते हैं, वाइस चांसलर नॉमिनी होता है, प्रिंसिपल होता है, टीचर इंचार्ज होता है और उसके अलावा चेयरमैन होता है और हमारा ऑब्जर्वर होता है जो SC ST OBC का होता है। वो देखता है, वॉच आउट करता है कि कोई भी पोस्ट जो है SC ST की OBC की पूरी तरह से भरी जा रही है कि नहीं भरी जा रही है। लेकिन होता क्या है कि इसमें वो ऑब्जर्वर जा रहे हैं जो किसी खास विचारधारा के हैं, जिसकी सरकार होती है उसी के जो है नुमाइंदे जो है एक्सपर्ट होते हैं, उसी के नुमाइंदे ऑब्जर्वर होते हैं। तो एक दिन इंटरव्यू कम से कम चलता है 6 या 7 दिन तक, 5500 5000 से ज्यादा उसको रुपया मिलता है। तो वो 40 हजार रुपया जेब में डाल करके आ जाता है और SC ST ऑब्जर्वर जो है जब वो कहता है कि हाँ ये पोस्ट भरी जाएगी कि नहीं भरी जाएगी, दूसरे सामान्य वर्ग के UR की पोस्ट भरी गई, EWS की भरी गई, PWD की भरी गई। जब बारी आती है SC ST OBC की तो उनको कह दिया जाता है ये NFS है, नॉट फाउंड सुटेबल। जहां 300 से ज्यादा अभ्यर्थी जो है शामिल होते हैं साक्षात्कार में और कई दिन तक वो साक्षात्कार चलता है। वहां गोल्ड मेडलिस्ट बच्चे अभ्यर्थी है, पढ़ाने 20-20 साल का अनुभव है, 10 साल का अनुभव है,
ऐसी स्थिति में उनको एनएफएस कर दिया जाता है। और ऑब्जर्वर जो है SC ST का ऑब्जर्वर है वो देखता रहता है। दिल्ली विश्वविद्यालय में मैं कॉलेजों का डाटा बताता हूं आपको, विश्वविद्यालय का बता देखिए, वाणिज्य विभाग में किया गया, राजनीति विज्ञान में भी विभाग में किया गया, और फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट में किया गया, शिक्षा विभाग में किया गया, CI के अंदर बंगाली डिपार्टमेंट में किया गया, हंसराज कॉलेज में किया गया, लेडी श्री राम में किया गया, दौलत राम कॉलेज में किया गया। तो बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं। और अभी हाल ही में पत्रकारिता में इतने कैंडिडेट अवेलेबल होने के बावजूद, और उसके बाद कमला नेहरू कॉलेज में OBC के पोस्ट पर NFS कर दिया गया। क्या 370 एक सवाल जोड़ देता हूँ मैं, क्या ये बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है और क्या ये एक षड्यंत्र, एक साजिश है? क्योंकि आरक्षण लागू होने के बावजूद बिल्कुल इस तरीके से बाहर का रास्ता ये SC ST OBC के अभ्यर्थियों की बिल्कुल हत्या करना चाहते हैं, क्योंकि लंबे समय से आरक्षण नहीं दिया गया था। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारी ये अगर ये विश्वविद्यालय में आ जाएगी तो सरस्वती अपवित्र हो जाएगी, अयोग्य है, ये लोग पढ़ा नहीं सकते। आप बताइए, दिल्ली विश्वविद्यालय का वही अध्यापक जिसने उसको पढ़ाया, उसी ने रिसर्च कराया, वहां से वो बोर्ड में निकला, और उसके बावजूद जब वो इंटरव्यू में जाता है तो ये कह दिया जाता है कि आप इसके योग्य नहीं है, नॉट फाउंड सुटेबल। यानी कि सवाल किस पर उठना चाहिए? सवाल उस अध्यापक पर उठना चाहिए जिसने उसको पढ़ाया। अभी देखिए, भगत सिंह कॉलेज का एक अध्यापक राकेश कुमार प्रोफेसर बन गया, बड़ी से बड़ी सिलेक्शन कमेटी वहां उसको गई, वहां उसके साक्षात्कार के लिए। जैसे ही उसने अपना वाणिज्य विभाग में प्रोफेसर के लिए अप्लाई किया, वहां वो प्रोफेसर बना दिया गया। इतने उसके आर्टिकल है, पुस्तकें हैं, लेख हैं। और जब उसने कहा कि विश्वविद्यालय में मैं अप्लाई करता हूं, अकेला कैंडिडेट हो, उसको भी कह दिया नॉट फाउंड सुटेबल। तो क्या सुटेबिलिटी का क्या पैमाना है? क्या उसका सुटेबिलिटी का पैमाना ये है कि उसके सामने जो है वो SC ST OBC लिखा हुआ है? क्या वो योग्य नहीं है? इतने लंबे समय से वो पढ़ा रहा है, 20 साल का अनुभव है। 20 साल के अनुभव वाले को ये कह दिया गया कि आप एलिजिबल नहीं है, आप सुटेबल नहीं है। ये जो NFS बोल करके कैंडिडेट को बाहर का रास्ता दिखाया जाता है, क्या तर्क दिए जाते हैं? बड़े पैमाने पर क्या तर्क अब तक दिए गए हैं? नॉट फाउंड सुटेबल जो बोला जा रहा है, जो है जब छानबीन की जाती, जब पूछताछ की जाती, तो आखिरकार तर्क क्या है इसके पीछे, क्या वजह? देखिए, तर्क कुछ नहीं है उनके पास। तर्क ये है कि SC ST के कैंडिडेट्स जो है योग्य नहीं है। मैंने पहले कहा था, पहले ये लोग कहते थे SC ST OBC कैंडिडेट्स नॉट अवेलेबल। जब अवेलेबल होने लगे, बोर्ड में लिस्ट है, आप देखिए 377 अभ्यर्थी जो है लेडी श्री राम में गए। क्या सारे के सारे अयोग्य हैं? यहीं से पढ़े हुए हैं, पूरे देश भर से आए हैं। और दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंडिडेट यहीं से 10 साल 15 साल का उनका अनुभव है, क्या उनको अयोग्य ठहराना? ये तो सवाल उनके ऊपर उठना चाहिए कि आप अपने विद्यार्थी को जिसको आपने 5 साल 8 साल रिसर्च भी कराया, 10 साल आपने उसको पढ़ाने के बावजूद, ये सवाल उस पर उठना चाहिए कि अयोग्य तो वो अध्यापक है जिसने पढ़ाया उसको। तो जो हमारा ऑब्जर्वर है, सवाल जिसको आपने कहा ना कि तर्क, देखिए हमारा ऑब्जर्वर उनके साथ मिल जाता है, वो बोलता नहीं है। अगर मेरे जैसा ऑब्जर्वर जाएगा, हिम्मत नहीं है कि वो NFS कर दे, क्योंकि ऑब्जर्वर जो बुलाए जाते हैं या बिठाए जाते हैं वो पार्टी विशेष के हैं। उनको ये कह दिया जाता है कि आप यहाँ साइन कर दीजिए, वो वहीं पर साइन कर देता है, क्योंकि उसको लंबे समय तक जाना है और दूसरे महाविद्यालयों में भी जाना है, विश्वविद्यालय में भी जाना है, दिल्ली विश्वविद्यालय से बाहर भी जाना है। तो वो अपना इंटरेस्ट देखता है, अपने समाज का इंटरेस्ट नहीं देखता। जिस दिन वो, क्योंकि जाके पाँव न फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पर आई, यदि उसने उस झेला होता, यदि उस व्यक्ति को भी NFS किया होता, तो वो अपने उस उम्मीदवार के लिए लड़ता, वो वहां पर कमेटी के सामने कि आप किस आधार पर जो है NFS कर रहे हैं। जब UR का जो है वो सुटेबल है, EWS सुटेबल है, PWD सुटेबल है, जो SC ST OBC को ही जो है आप NFS करेंगे? तो ये सवाल जो है, इसलिए हमने मांग भी की है कि ऐसे ऑब्जर्वर को भेजा जाए जो दिल्ली से बाहर का हो, जो IAS हो या जज हो, रिटायर्ड हो या प्रोफेसर हो, जो कि वहां जाए और किसी भी पार्टी से प्रतिबद्ध नहीं हो। क्योंकि पार्टी से जो प्रतिबद्ध जो होगा ना सिलेक्शन कमेटी में, वो जैसे पार्टी के लोग कहेंगे वो उन्हीं के इशारे पर चलेगा।
इस पूरे मामले को लेकर के एनडीए में भी दो फाड़ नजर आ रहे हैं। अनुप्रिया पटेल ने हालिया दिनों में और लालजी वर्मा जी योगी सरकार को जो है, लालजी वर्मा भी जो है पूरे मामले को लेकर के अनुप्रिया पटेल ने चिट्ठी लिखी थी और ये मांग की थी बाकायदा। उसी पर मैं आ रहा हूँ। क्या लगता है आपको कि सरकार में भी बिल्कुल, सरकार में भी, जब सरकार उखड़ क्यों है? सरकार कह रही है कि हम ओबीसी के हमदर्द हैं, तो ओबीसी के हमदर्द कहाँ हुए? SC/ST के हमदर्द कहाँ हुए? जब आपने, अनुप्रिया पटेल ने सही सवाल उठाया कि जो है उत्तर प्रदेश में जहाँ SC/ST OBC की पोस्टें आ रही है, आप नोट काउंटेबल करे जा रहे हैं। अभी लालजी वर्मा जी ने भी वो सवाल उठाया पार्लियामेंट के अंदर कि जो एक सर्वेश कुमार चौधरी है, जो MD मेडिसिन है, अकेले कैंडिडेट होते हुए, जो कि UR से बेहतर कैंडिडेट, उनसे अधिक मार्क्स है, UR सेलेक्ट कर लिया गया और जब OBC की बारी आई तो OBC को नॉट काउंटेबल कर दिया गया। तो यहाँ पर भी एनडीए में भी फाड़ है और इसमें भी जो है, जो गठबंधन की सरकार है, इसमें भी फाड़ है। जो SC/ST OBC के अच्छे सांसद या मंत्री है, वो चाहते हैं कि हम अपनी आवाज जो है सरकार के सामने, क्योंकि सरकार कह रही है कि हम तो OBC के हमदर्द है, OBC के समर्थक है। यदि आप OBC के समर्थक है, हमदर्द है, तो क्यों बार बार जो है NFS SC/ST OBC का ही किया जा रहा है? सवाल ये है। अच्छा, इस समय यूपीएससी में बड़ी धांधली पकड़ी गई, पूजा चक्कर का मामला, इस्तीफा भी महाराष्ट्र का। देखिए उसको कि किस तरीके से वो फर्जी सर्टिफिकेट जो बनवा रही है ओबीसी का, और उसको छानबीन अब जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इतने बड़े पैमाने पर, क्या उसकी जांच पड़ताल नहीं की जाती है कि ओबीसी सर्टिफिकेट को बनवा रहे हैं? फर्जी सर्टिफिकेट ये तो छोड़िए, वो तो पूजा का तो है ही, एक और आया है, ये NFS से बड़ा एक फर्जी मामला और सामने आया है, जो कि अभी तक प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस क्या है, उसमें आपकी कोई योग्यता नहीं देखी जाएगी, वहां कोई योग्यता नहीं है। प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस में 10% ऐसे लोगों को दिया जा रहा है जो पार्टी विशेष में काम करने वाले हैं। जैसे पूजा को बनाया, उसी तरह से IAS भी बनाए होंगे, देखा होगा आपने, और सारे एक ही विचारधारा के बनाए जा रहे हैं, एक ही उसके लोगों, मतलब एक ही जाति के लोग बनाए जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जब आप खास विचारधारा के खास लोग बनाए जाएंगे, तो कहीं ना कहीं अभी हमने जांच की मांग की है कि पूरे देश वर्ष में जहां जहां अपॉइंटमेंट हुए हैं, उनके जाति प्रमाण पत्रों की जांच की जाए, क्योंकि लंबे समय से कोई जांच, इसके कोरोना के बाद कोई जाति प्रमाण पत्रों की जांच नहीं हुई है। जिस दिन जाति प्रमाण पत्रों की जांच हो जाएगी, एक पूजा नहीं, न जाने कितनी पूजा निकलेंगी। क्या ये बड़े पैमाने पर हो रहा है? चूंकि कई ऐसी खबरें निकल करके आई कि जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, वो OBC SC/ST का जाति प्रमाण पत्र बना करके यूपीएससी में जाकर के नौकरियां पा जा रहे हैं। एक जो तेलंगाना की खबर आई है कल परसों में कि वहाँ पर एक जो है अधिकारी, एक त्यागी और मिश्रा भी आए हैं, वो जो है फर्जी जो है अपना डिसेबल होने का सर्टिफिकेट बना करके नौकरी कर रहा है, और उसके बाद उसका खुलासा हुआ। बिल्कुल जांच होनी चाहिए यूपीएससी, इसीलिए तो मनोज सोनी जी ने इस्तीफा क्यों दिया? बड़ी बात है, बड़ी खबर है ये कि भाई जब आप नहीं देख रहे, सिलेक्शन कमेटी में आप उसके सर्टिफिकेट की जांच कीजिए ना। 40% से ज्यादा कोई अगर डिसेबल है तो डिसेबल्ड पर्सन को देखिए, वहाँ सर्टिफिकेट नहीं देखा जाता, जाति प्रमाण पत्रों की जांच नहीं की जाती। ये तो बाद में पता चलता है, कई वर्षों के बाद उनके साथी बताते हैं कि आप कैसे चयन हो गए, किस उसमें हुए हैं, तब पता चलता है कि SC/ST से जो है ये चयनित हुए हैं, जबकि सामान्य वर्ग के हैं। यदि 5 साल या 10 साल के आंकड़े यूपीएससी के भी उठा करके देखे जाए, विश्वविद्यालयों में जो नियुक्तियां हुई है उनके भी आंकड़े उठा कर देखे जाए, तो बहुत सारे जो है फर्जी सर्टिफिकेट दिखाई देंगे। और इसी तरह के मामले जो है SC/ST कमीशन में कभी आप जाइए, बहुत सारे फर्जी जो है सर्टिफिकेट के मामले वहाँ SC/ST कमीशन में है, OBC कमीशन में है और स्टेट कमीशन में जो है पड़े हुए हैं, वो जो है सामने उभर करके सामने नहीं आ रहे हैं। अच्छा, आप लोग जो है अध्यापक के तौर पर अब इसको लेकर के क्या कदम उठाइए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं देश में जो आरक्षण लागू हुआ है उसके लिए एक बड़े खतरे। देखिए, हमारा अगला कदम ये है कि जो आने वाली पार्लियामेंट है, जब भी प्रारंभ होगी, उससे पहले लगभग 50 से 100 लोगों से, सांसदों से, मंत्रियों से मिलना है कि पार्लियामेंट में जो है इस तरह का एक्ट भी बनवाना है और इसकी छानबीन जांच करानी है कि SC/ST OBC के जो है यही क्यों नॉट काउंटेबल किए जाते हैं, इसके पीछे क्या कारण है, क्या मानसिकता है, क्या मानसिकता है। वो मनुवादी लोग
क्या वो अभी तक उनकी वही मानसिकता है जो लंबे समय से थी? एक तो आरक्षण जो है इतनी लेट से आरंभ हुआ है और अभी जो है वो कोटा भी पूरा नहीं कंप्लीट किया गया है, बैकलॉग और शॉर्टफॉल भी पूरा नहीं हुआ है। और ऐसी स्थिति में जो है और कहते हैं कि कैंडिडेट अवेलेबल नहीं हो रहे हैं। प्रोफेसर में कैंडिडेट अभी देखिए, अभी हाल ही में 4 दिन पहले एनसीईआरटी में जो है पोस्ट निकाली गई है, 5 12 पोस्टें किसकी निकाली है? ईडब्ल्यूएस की प्रोफेसर। अरे जब ईडब्ल्यूएस की 8 लाख से ज्यादा वो नहीं है, कैसे एसोसिएट प्रोफेसर बनेगा वो? कैसे एसोसिएट प्रोफेसर से प्रोफेसर बनेगा? जब आप निकाल क्यों रहे हैं? जब सीमा 8 लाख से ज्यादा है, 8 लाख रुपए की है, तो 8 लाख से ज्यादा वाला एसोसिएट प्रोफेसर नहीं बन सकता, लेकिन बावजूद उनको बनाया जा रहा है। तो जिस दिन जो है ये जांच हो जाएगी फेक सर्टिफिकेट की, एनएफएस की, बहुत बड़ा जो है स्कैम निकल करके सामने आएगा भारत के सामने। क्या सामाजिक स्तर पर एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के खिलाफ जो ताना बाना बुना गया, अब क्या वो शिक्षा व्यवस्था में भी दाखिल हो गया और इस तरीके से लोगों को अब शिक्षा से जो दूर रखने की कोशिश की जा रही है, खास करके एससी एसटी ओबीसी समाज के जो लोग हैं। एनएफएस एक बड़ा मुद्दा है। क्या सरकार का ध्यान इस तरफ आएगा या सरकार जानबूझ करके इस पूरे मामले पर आंख मूंदी हुई है? और इसको लेकर क्या एससी एसटी ओबीसी समाज के जो सांसद हैं, क्या अब वो एकजुट होंगे? क्या समाज एकजुट होगा? क्या सड़कों पर अब लड़ाई लड़ने की जरूरत है? देखिए, सांसद की तो बात छोड़ दीजिए, एमएलए की, मंत्रियों की बात छोड़ दीजिए, क्योंकि वो किसी पार्टी से प्रतिबद्ध है। लेकिन कुछ सांसदों की जो है वो आत्मा नहीं मरी है, वो इस सवाल को उठाएंगे। और बाबा साहब ने कहा था कि बाबा साहब का वो है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। जिसने बुद्ध को पढ़ लिया, बाबा साहब को पढ़ लिया, ज्योतिबा फुले को, माता सावित्रीबाई फुले को पढ़ लिया, तो वो जो आ रहे हैं वो दहाड़ रहे हैं। तो लोग जो है जो दहाड़ रहे हैं उनको जो है सिस्टम में आने से रोकने की मानसिकता इन लोगों की है, इन वर्गों की है। तो जो आपने कहा संसद में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इस सवाल को उठाएंगे। यदि नहीं उठाएंगे तो उनके खिलाफ भी हम जो है मोर्चा खोलेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, ये एनएफएस का मुद्दा जो है काफी बड़ा है और इसको अब दबाने की जो कोशिश है वो की जा रही है, हर स्तर पर की जा रही है। आप सोचिए, अगर ये मुद्दा बड़ा नहीं होता तो अनुप्रिया पटेल सरकार में रहते हुए योगी सरकार को कई बार चिट्ठी क्यों लिखती? लगातार वो इस मुद्दे को उठा रही है। अब सामाजिक स्तर पर यूनिवर्सिटी के जो अध्यापक हैं, अब वो भी इस पूरे मामले को लेकर के अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। देखना होगा कि आखिरकार ये जो षड्यंत्र, ये जो साजिश का एक नया सिलसिला शुरू हुआ है, क्या उस पर जो है एक विराम लगेगा और क्या इस पर सरकार का ज़हन जागेगा? पूरी बातचीत पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जुड़ रहे हैं नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।